अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सीक्वेंसेस क्या होते हैं, उसको किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है, तो उसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं। सीक्वेंसेस इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक नंबर्स डेट फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न। तो नंबर्स का एक सेट होता है जो एक ख़ास पैटर्न से लिखा जाता है, तो उसको हम सीक्वेंसेस कहते हैं। तो हर इंडिविजुअल एलिमेंट जो होता है उस सीक्वेंस में, वो एक टर्म कहलाता है उस सीक्वेंस की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सीक्वेंसेस का दूसरा नाम प्रोग्रेशन भी है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन इसकी है, सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is a subset of natural numbers। ठीक है जी। तो ये इसकी डेफिनेशन है। हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसमें एक हमारे पास डोमेन होती है और एक रेंज होती है। डोमेन वो एलिमेंट होते हैं जिसमें से हम नंबर्स निकाल के फंक्शन में पुट करते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 5, ये एक फंक्शन है, तो इसमें एक्स की जगह पे जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो डोमेन में से आएंगी, और जो इसका जवाब आएगा एक्स लगाने के बाद, ये नंबर का रिज़ल्ट जो भी आएगा, रिज़ल्ट जो है वो रेंज में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शनों को डिफ़ाइन किया था, उसके बारे में डोमेन और रेंज के बारे में भी डिटेल से पढ़ा था। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा से आप उसको देख सकते हैं, डोमेन और रेंज वाला जो लेक्चर था। तो यहाँ पर अब हम बात करें सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस एक फंक्शन ही है जिसमें डोमेन जो होती है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर अब किस तरह से होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो सब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब ये एक सारा सेट यूज़ नहीं होगा, कोई छोटा सेट या 2 3 टर्म या 4 5 टर्म, जितनी भी हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म यूज़ करेंगे, तो इस वजह से हम इसको सबसेट कहते हैं। ठीक है, सीक्वेंस एक फंक्शन है, उसकी जो डोमेन है, मतलब ये फंक्शन में जो भी हम वैल्यूज़ लगा रहे होते हैं वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट होता है। तो इसकी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल से पहले इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ये नेचुरल नंबर है। तो किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये ब्रैकेट्स में इस तरह से लिखते हैं, स्मॉल ए एन। ए हमारे पास स्मॉल होता है और एन सबस्क्रिप्ट में होता है। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो अगर इस तरह से कोई भी टर्म लिखी हो तो इसका मतलब ये होता है ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, ये इसकी टर्म्स को डिफाइन करता है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट हमें ये टर्म्स के बारे में बता रहा होता है कि ये सीक्वेंस की पहली टर्म है, ये दूसरी, ये तीसरी और आगे सो ऑन, इस तरह से इसकी टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अकेली अकेली टर्म लिखनी हो तो हम इस तरह से A1 A2 और A3 लिखते हैं। अगर पूरा सीक्वेंस हमने लिखना है तो ये इस तरह से हम ब्रैकेट में AN लिख देते हैं। अब एक और मेरे पास सीक्वेंस अगर BN हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी अकेली अकेली टर्म को हम B1 B2 B3 अप टू सो ऑन, ये इस सीक्वेंस की टर्म आ रही हैं। ठीक है, एक्चुअल में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है इस तरह से, AN इज़ इक्वल टू एन स्क्र। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, AN जो है वो इसके बराबर है। तो n में हम वैल्यूज़ लगाएंगे 1 2 3 4। इसको डिटेल से हम नेक्स्ट करते हैं, अभी इसकी नोटेशन वगैरह को डिस्कस कर लें। तो ये BN मैंने सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, इस तरह से सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट हमें टर्म के बारे में बताता है ये किस नंबर पे टर्म आ रही है। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस की सारी टर्म हमारे पास रियल नंबर हों तो ये रियल सीक्वेंस कहलाएगा। इफ़ ऑल दी टर्म्स आर रियल इन ए सीक्वेंस देन इट इज़ कॉल्ड रियल सीक्वेंस। ठीक है जी। उसके बाद अगर उसकी जो टर्म है फाइनाइट है, ख़ास नंबर ऑफ टर्म्स तक वो ख़त्म हो जाता है सीक्वेंस, तो उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे।
if the terms of the sequence are finite, then it is called finite sequence, अदरवाइज ये इनफिनिट सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है जी। तो अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं, सीक्वेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा था कि ए एन या बी एन को सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर लिखा हो ए एन इज़ इक्वल टू 1/n तो उसका मतलब है कि ये एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें डोमेन ऑटोमेटिकली सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा। मतलब ये कि हम स्मॉल n की जगह पर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन लगाएंगे और इसमें हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है। अब ये अगर सीक्वेंस है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n की जगह पे 1 लगाते हैं। तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू, इधर भी n की जगह पे 1 आएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 इज इक्वल टू 1 आ गई। अब इसी तरह से इस सीक्वेंस में n की जगह पे, इसमें n की जगह पे 2 लगाएंगे सेकंड टर्म के लिए। तो a2 इज इक्वल टू 1/2, n की जगह पे 2 आ जाएगा, इधर भी n की जगह पे 2 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म a1 से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 1 है। सेकंड टर्म इस सीक्वेंस की 1/2 है। इसी तरह से थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू 1/3। तो अब ये जो सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1/n है, इसकी टर्म्स इस तरह से आएंगी 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन। ठीक है जी। सीक्वेंस को इस तरह से भी लिखा जाता है, इसको एक्सपेंड करके इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एक, बी एन इज इक्वल टू -1 की पावर n और n स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी हमने टर्म्स फाइंड करनी है। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है जी। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म का मतलब ये है कि हम स्टार्ट इसको 1 से करते हैं, 1 2 3 4 हम n की जगह पे लगाएंगे और इसमें से हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करते हैं, सीक्वेंस की जो नोटेशन है बी एन, इसमें n की जगह पे 1 लगाएंगे, ये b1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी। यहाँ पर n की जगह पे 1 लगाने के बाद ये -1 की पावर 1 और यहाँ पर 1 की पावर स्क्वायर। तो -1 की पावर एक ऑड नंबर है तो ये माइनस सिंबल आएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो b1 हमारे पास ये आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे 2 लगाएंगे फॉर सेकंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म थी, तो n की जगह पे हम 2 लगाते हैं, तो b2 इज इक्वल टू -1 की पावर, यहाँ पे n की जगह पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर n की जगह पे 2 लगा के उसका स्केल लिख देंगे। तो अब -1 की पावर जो है वो एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, तो -1 की पावर इवन नंबर एक पॉजिटिव साइन होता है, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, तो b2 हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह फॉर थर्ड टर्म, तो बी एन में n की जगह पे 3 लगा देंगे, b3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 और n की जगह पे 3 लगा के उसकी पावर 2। तो -1 की पावर 3 जो है ये ऑड नंबर है, तो -1 की पावर ऑड नंबर हो तो ये सिंबल माइनस आता है और 3 की पावर 2 ये 9 हो जाएगा, तो b3 हमारे पास -9। ठीक है। तो इसी तरह से फॉर फोर्थ टर्म b4 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 और 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, b4 इज इक्वल टू 16। तो ये हमने बी एन को यूज़ करते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म की नोटेशन हमने रिप्रेजेंट की। ये नोटेशन है हमारे पास फर्स्ट टर्म की, सेकंड टर्म की और ये थर्ड टर्म की। बी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को हम ले रहे हैं। ठीक है। ये सीक्वेंस का नाम है बी एन, तो इस सीक्वेंस को लेते हुए बी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 2 3 4 जो है ये हमारे पास टर्म के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये किस नंबर पे टर्म आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस प्लेस पे ये टर्म है।
तो इस सीक्वेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 4 -9 16 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये इसने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने का कहा था, तो ये हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करके ये निकाल के बता दी। तो अब ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक किस तरह से जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा तरीका ये है जिसमें हम इस सीक्वेंस को एक्सपेंड करके लिखते हैं इस टर्म्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, तो इस तरह से हम सीक्वेंस को दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अब एक्सरसाइज के तौर पे मैं कुछ क्वेश्चन आपके पास एंड पे भी अटैच करूँगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा आसान सा सवाल है 7 9 12 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 16 आ रहा है। तो अब इस आपने इसमें पैटर्न को ढूंढना है, किस पैटर्न से ये नंबर बढ़ रहे हैं। 7 और 9 में क्या रिलेशन है, 7 में कितने ऐड किए तो ये 9 बन गए, 7 में हमने 2 ऐड किए तो ये 9 बन गए। अब 9 में और 12 में क्या रिलेशन है, 9 में कितने नंबर ऐड करें तो ये 12 बन गए, 9 में हमने 3 नंबर ऐड किए तो ये 12 बन गए। अब 12 और 16 में क्या रिलेशन है, 12 में कितने नंबर हमने ऐड किए कि जवाब हमारे पास 16 आ गया 4। मतलब ये कि हर अगली टर्म के लिए हम इस नंबर को बढ़ा रहे। 7 से 9 तक जाने के लिए 2 ऐड किए, 9 से 12 तक जाने के लिए हमने 3 ऐड किए, और उसके बाद 12 से 16 तक जाने के लिए हमने 4 ऐड किए। तो इसका मतलब है अब 16 से अगली टर्म बनाने के लिए हमें 5 ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पर 16 में 5 ऐड करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है, और इससे अगली टर्म बनाने के लिए हमें इसमें 6 ऐड करने पड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो इस तरह से सो ऑन। ठीक है, तो हम किसी भी सीक्वेंस का पैटर्न मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल थे, आसानी से हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका भी साथ में बताया जाएगा। तो 1 3 7 15 31 आपने इसका पैटर्न ढूंढना है इसकी अगली 2 टर्म फाइंड करके। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इफ़ an minus an minus 1 equal to n plus 1 and a1 is equal to 3 find sequence, find the sequence। ये क्वेश्चन है, एग्जांपल के तौर पे मैं कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी होगा, वो आपने खुद सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हमने सीक्वेंस फाइंड करना है। सीक्वेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से टर्म्स हम फाइंड करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है क्वेश्चन में ये एक रिलेशन दिया हुआ है कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 3। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, ये a जो नोटेशन सीक्वेंस के नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 इज इक्वल टू 3 गिवन है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक दूसरा रिलेशन an माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 ये दिया हुआ है। तो सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, n की जगह पे 1 2 3 अप टू सो ऑन ये वैल्यूज़ लगाते हैं। तो 1 लगाने पे हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाती है सीक्वेंस की, 2 लगाने के बाद हमारे पास सेकंड टर्म, इस तरह से सो ऑन चलती जा रही। तो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो मौजूद है। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने सेकंड टर्म फाइंड करनी है, तो n इज इक्वल टू 2 लगाते हैं सेकंड टर्म के लिए a2 इसमें। ठीक है, इसमें n इज इक्वल टू 2 लगाते हैं तो a2 हो जाएगा माइनस a2 माइनस 1। ये n माइनस 1 सबस्क्रिप्ट में है, तो a2 माइनस 1 इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 1 इस तरह से। तो a2 माइनस a1 2 माइनस 1 करेंगे तो a1 आ जाएगा इक्वल टू 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। अब a1 की कीमत हमारे पास मौजूद है जो कि ये लिखी हुई है a1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो a2 इज माइनस 3 इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, a2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, a1 हमारे पास 3 था और a2 हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। तो अब थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 3 लगाएंगे। ये हमने n2 लगा दिया, अब यहाँ पे ये n3 लगाएंगे थर्ड टर्म सीक्वेंस की फाइंड करने के लिए। तो इस रिलेशन में हम लगाएंगे। ठीक है, इसको 1 कह लें, इन इक्वेशन 1, इधर भी लिख दें इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह पे
3 लगाने के बाद A3 माइनस A3 माइनस 1 और ये 3 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो A3 माइनस A2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा और 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। अब A2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट की है A2 इज इक्वल टू 6, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो A3 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 और A3 हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 4 10, तो A3 की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। ठीक है, तो इसके बाद A4 भी हमने फाइंड करना है, फोर्थ टर्म जिसको कहते हैं n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो कम से कम किसी भी सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए 4 या 5 टर्म हम फाइंड करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि नेक्स्ट टर्म किस पैटर्न से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे अब n इज इक्वल टू 4 हमने इस इक्वेशन 1 में लगाना है, तो A4 माइनस A4 माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1, तो यहाँ पर A4 माइनस A3 और इक्वल टू 5 आ जाएगा। A3 की वैल्यू अभी हमने पीछे कैलकुलेट की है 10 थी, इस 10 को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो A4 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, A4 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 और ये 15 आ जाएगा, तो A4 इज इक्वल टू 15 हमारे पास फोर्थ टर्म आ जाएगा। तो सीक्वेंस हमारे पास आएगा रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज़, पहली टर्म हमारे पास 3 थी, दूसरी टर्म हमारे पास 6 है, तीसरी टर्म हमारे पास 10 है और चौथी टर्म 15 है, इस तरह सो ऑन। ठीक है जी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस था। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमारे पास हम ख़ास तरतीब से टर्म्स नहीं फाइंड करेंगे, जनरल टर्म हमें दी होगी और उसमें से कोई रैंडम टर्म पूछ लेगा कि ये टर्म फाइंड करके बताएं। तो यहाँ पे जनरल टर्म इज़ an इज इक्वल टू n ओवर 2n प्लस 1। ठीक है, और फाइंड करनी है हमने 21st टर्म एंड 12th टर्म। ठीक है, क्वेश्चन में हमें जनरल टर्म दी गई है और उसमें से स्पेसिफिक टर्म 12वीं और 21वीं टर्म हमने फाइंड करनी है। तो पीछे अभी हमने एग्जांपल्स किए हैं, उसमें देखा कि जितने नंबर वाली टर्म हमने फाइंड करनी है उसमें n की जगह पे उतना नंबर ही पुट करते हैं। अगर हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 1 पुट करते थे। ठीक है, अगर सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 2 और थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे थर्ड, और इसी तरह से अगर हमने 21वीं टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पर 21 लिखेंगे। ठीक है, तो जनरल टर्म हमारे पास ये है an इज इक्वल टू n ओवर 2n प्लस 1, और अगर हमने 21st टर्म फाइंड करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 21 लिखेंगे, तो A21। ठीक है, टर्म के नंबर को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है, ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये उस टर्म के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इक्वल टू n की जगह पे हम ये 21 रिप्लेस कर दें, 21 ओवर 21 प्लस 1। ठीक है, तो ये 21 ओवर 42 प्लस 1 और 21 ओवर 43 आ जाए, तो A21 जो था हमारे पास 21 ओवर 43, ये इस तरह से टर्म आ जाएगी। इसी तरह अब हमने अगर 12वीं टर्म फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि n की जगह पर 12 पुट कर देंगे, तो n इज इक्वल टू 12, तो A12 इज इक्वल टू, इसमें हम n की जगह पे वैल्यूज़ लगाएंगे, तो 12 12 जमा 1। ठीक है, तो 12 बटा 12 2 बार 24 होता है प्लस 1, तो ये 12 बटा 25 आ जाएगा, तो A12 जो है ये 12 बटा 25 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक जनरल टर्म से 12वीं और 21वीं टर्म हमने फाइंड करके बता दी, तो यही क्वेश्चन था। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम सिंपली AP भी कहते हैं। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्टली AP भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन करते हैं पहले। तो अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
is a sequence in which every term is obtained by adding some fixed number to the previous term. पिछली टर्म में ख़ास एक नंबर जो है फिक्स नंबर ऐड करने से अगली टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। प्रीसीडिंग या प्रीवियस टर्म एक ही चीज़ है। द फिक्स नंबर इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू consecutive terms denoted by D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस किस इस सीक्वेंस जिसकी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसमें हर एक अगली टर्म को एक ख़ास नंबर को ऐड करने से हासिल किया जा सकता है, उसमें हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास किसी भी दो टर्म्स के डिफरेंस को हल करने के बाद आता है। ठीक है, अभी एग्जांपल करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डेट इज़ डी इज इक्वल टू ए एन माइनस वन। मतलब ये एन का मतलब ये है कि कोई एक बड़ी टर्म उसमें से उससे पिछली टर्म ऐड करी। मतलब ये कि अगर ए 3 है तो उसमें से ए 2 माइनस करेंगे तो डी आएगा। अगर ए 12 है तो उसमें से ए 11 माइनस करेंगे तो डी आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये है कि कोई कंसेक्टिव टर्म साथ साथ वाली टर्म 2 और 3, 12 और 11, 21 और 22, इस तरह से कोई भी जो दो टर्म्स है कंसेक्टिव, उनको अब अगर माइनस करें, बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस करें तो ये जो डी आता है ये सेम आता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सीक्वेंस ही कहते हैं। उसकी खास बात क्या है जी? उसमें खास बात ये है कि इन विच एवरी टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम फिक्स नंबर। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात ये है कि इसमें हम हर एक टर्म को हासिल कर सकते हैं पिछली टर्म में एक ख़ास नंबर फिक्स्ड नंबर ऐड करने से। ठीक है, टू द प्रीसीडिंग टर्म द फिक्स नंबर इज़ कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर जो हम ऐड करते हैं उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और वो जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम इस तरह से हासिल करते हैं किसी भी दो टर्म को माइनस करके। ठीक है, अब हम बात करें इस तरह से कि अगर एक हमारे पास एक नंबर है 2, इसमें डी मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ। ठीक है, अगर एक उसके बाद इस नंबर में डी जमा करें, ये डी जो है ये फिक्स नंबर है, फिक्स्ड नंबर। ठीक है, मान लें यहाँ पर कि ये फिक्स नंबर है। फ़र्ज़ कर लें कि अब इस टर्म में अगली टर्म फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें ये फिक्स नंबर ऐड करूँगा, 1 और 2, ये 3 आ जाएगा। इस 3 से अगली टर्म फाइंड करने के लिए इसमें ये फिक्स नंबर ऐड करूँगा, 5 आ जाएगा। 5 का अगली टर्म फाइंड करने के लिए ये 2 इसमें ऐड कर देंगे, 7 आ जाए। तो अब ये सीक्वेंस इस तरह से बन रहा है जिसमें हर दो टर्म का डिफरेंस लें तो जवाब 2 ही आता है, और इस टर्म से अगली टर्म बनाने के लिए, यानी कि किसी भी टर्म को अगली टर्म बनाने के लिए उसमें 2 ऐड करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक सीक्वेंस है, अगर 2, 5, 8, 11, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म। अब इससे इस तक आने के लिए 3 जमा किया गया, इससे इस तक आने के लिए 3 जमा किया गया, इससे इस तक आने के लिए 3 जमा किया गया। तो हर एक टर्म से अगली टर्म बनाने के लिए हमने इसमें एक ख़ास नंबर ऐड किया जो कि 3 था। इस 3 को डी कहा गया, फिक्स नंबर कहा गया। ठीक है, और इस डी को बाज़ का क्वेश्चन में दिया भी होता है, और बाज़ का क्वेश्चन से हमें सीक्वेंस दे के पूछा गया होता है कि डी फाइंड करें। तो डी फाइंड करने का तरीका ये है कि कोई भी दो कंसेक्टिव यानी कि साथ साथ वाली टर्म को माइनस करते हैं। मतलब डी ये होता है 8 माइनस 5 3, इस तरह से कैलकुलेट हो जाता है। तो अब इस डेफिनेशन से आप कंपेयर कर सकते हैं कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस की खास बात यह है कि
इन विच एवरी टर्म इज़ obtained बाय एडिंग सम फिक्स नंबर। मतलब ये कि इस सीक्वेंस में हम हर एक टर्म को हासिल कर सकते हैं पिछली टर्म में एक ख़ास नंबर ऐड करने से। अब 2 से अगली टर्म 5 है, इस 5 को हासिल करने के लिए ख़ास नंबर जो है वो 3 हम ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 से अगली टर्म 8 है, तो इसमें हम ख़ास नंबर 3 ऐड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ये फिक्स नंबर है, ये चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 ही है, यहाँ पे भी 3, लेकिन पीछे जो क्वेश्चन किए उसमें ये चेंज हो रहा था। ये देखें, मैंने एग्जांपल इसी वजह से करवाई थी। 7, 9, 12, 16, 21, 27, ये भी एक सीक्वेंस ही है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो नंबर है ये चेंज हो रहा है। मतलब 7 से 9 तक एक टर्म से अगली टर्म तक जाने के लिए 2 ऐड करा है, दूसरी टर्म से तीसरी टर्म तक जाने के लिए 3 ऐड करा है, तीसरी टर्म से चौथी टर्म तक जाने के लिए 4 ऐड करा है। अब ये सारे नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं, 2, 3, 4, 5, इसी तरह 100 चलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या ख़ास बात है कि यहाँ पर सीक्वेंस में हर टर्म से अगली टर्म तक जाने के लिए खास नंबर ऐड किया गया जो कि सेम है। यहाँ पे भी 3 ही है, यहाँ पे भी 3 ही है, यहाँ पे भी 3 ही है। तो इसी वजह से इस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। तो किसी भी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स करते हैं इसी से रिलेटेड। इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस ही है, उसी की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म उसकी 2 है एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, देन फाइंड द जनरल टर्म एंड 12th टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, क्वेश्चन है एग्जाम्पल, उसमें ये पूछा गया है कि अगर एक AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म जो है वो 2 हो और कॉमन डिफरेंस 3 हो, देन फाइंड द जनरल टर्म एंड 12th टर्म ऑफ द AP। तो अब ये जो गिवन डेटा है इसको पहले लिखते हैं। हमारे पास एक फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, ये 2 है, और कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। अभी हमने यहाँ पे बात की है, कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, तो D हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3। तो हमने फाइंड क्या करना है, AN फाइंड करना है और A12 फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले थोड़ी सी एक थ्योरी है और कैलकुलेशन है वो हम करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी हमने बात की है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक टर्म से अगली टर्म तक जाने के लिए A1 से A2 तक जाने के लिए हमें इसमें प्लस D करना पड़ेगा। अब A2 से A3 तक जाने के लिए फिर से प्लस D करना पड़ेगा। ठीक है, और A3 से A4 तक जाने के लिए फिर से प्लस D करना पड़ेगा। D जो है ख़ास नंबर है जिसको हम ऐड करके अगली टर्म तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम एक फार्मूला डेवलप करेंगे, उसके बारे में ये है, दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ A1। ठीक है, अभी हमने बात की है कि प्रीसीडिंग या प्रीवियस टर्म में एक ख़ास नंबर ऐड करने से अगली टर्म में जा सकते हैं। अब ये वो जो ख़ास नंबर है उसको D का नाम दिया गया। ठीक है, अब ये पहली टर्म है मेरे पास A1 है, इस पहली टर्म से दूसरी टर्म तक जाने के लिए मुझे एक बार D जमा करना पड़ेगा, मतलब ये A1 प्लस D आ गया। ठीक है, अब इस टर्म से अगली टर्म जाने के लिए फिर से इसमें D जमा करना पड़ेगा, A1 प्लस D, ये यही वाली टर्म आ गई, इसमें फिर से एक बार D जमा किया, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब ये जो है ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में एक बार D जमा किया तो ये सेकंड टर्म बन गई, फर्स्ट टर्म में 2 बार D जमा किया तो ये थर्ड टर्म बन गई। ठीक है, अब इस तरह से कह सकते हैं, यहाँ से गौर से सुनिएगा कि फर्स्ट टर्म में एक बार D जमा किया तो ये सेकंड टर्म बन गई, सेकंड टर्म में एक बार D जमा किया तो ये थर्ड टर्म बन गई, या आप इस तरह से कह लें कि फर्स्ट टर्म में 2 बार D जमा किया तो ये थर्ड टर्म बन गई। ठीक है, अब इसी तरह से जब नेक्स्ट टर्म की बात आएगी तो पिछली टर्म में एक बार D और जमा करना पड़ेगा, तो A1 प्लस D, ये इतनी जो है ये अभी थर्ड टर्म ही है।
ठीक है। चौथी टर्म बनाने के लिए थर्ड टर्म में एक बार फिर डी जमा करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो अब ये हमारे पास फोर्थ टर्म बन गई, ये सारी मिलके फोर्थ टर्म बन गई। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, A1 कोमा A1 प्लस डी कोमा ये डी और ये डी मिलकर 2D बन जाएंगे, A1 प्लस 2D, ठीक है। A1 प्लस ये 3D मिलकर 3D बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से सो चलता जाएगा। तो अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म को हम A1 A2 A3 का नाम देते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, ये A1 इसी तरह से है, ये सेकंड टर्म को हम इस तरह से A2 लिखते हैं, थर्ड टर्म को हम A3 लिखते हैं और फोर्थ टर्म को हम A4 लिखते हैं, ठीक है जी। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू A1, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D, ठीक है। तो यहाँ से फिर से आप क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में एक बार डी जमा किया तो ये सेकंड टर्म बन गई, सेकंड टर्म में एक बार फिर डी जमा किया तो ये थर्ड टर्म बन गई, एक डी पहले से मौजूद था, एक डी हमने और जमा कर दिया तो ये थर्ड टर्म बन गई। यहाँ पे 2D में एक डी और जमा किया, ये 3D हो गया और ये फोर्थ टर्म बन गई। मतलब ये कि आप देख सकते हैं हर टर्म में एक बार डी जमा किया गया और वो अगली टर्म बनती जा रही है, ठीक है। और एक और चीज़ गौर करने वाली है, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, A1 प्लस 0D। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 1 डॉट डी इस तरह से लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई डी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर दो आ रहा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे पाँचवीं टर्म में लिखूँ A5 इक्वल टू, पिछली टर्म में एक डी और जमा होता है तो A1 प्लस इस टर्म में एक और डी जमा होगा, 4D हो जाएगा, ठीक है। ये 3D था तो इससे अगली टर्म बनाने के लिए हमने डी जमा करना है तो ये 4D बन जाएगा, ठीक है। अब इससे अगली टर्म बनाने के लिए A6 A1 प्लस इसमें एक और डी जमा करा तो ये 5D बनता है। इसी तरह सोन चलता जाएगा, ठीक है। जितना यहाँ पे नंबर है उससे एक कम यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 है। तो अब जनरल टर्म की अगर हम बात करें, अगर 1 2 3 4 5 ये स्पेसिफिकली हम कितना के लिखता जाएंगे तो इतना ज़्यादा लिखना पॉसिबल तो नहीं होगा, तो इसके लिए हम नोटेशन यूज़ करते हैं जिसको n का नाम दिया गया। तो यहाँ पर AN आ जाएगा, ठीक है। n की जगह पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं A1 इसी तरह से चलता आ रहा है सोन, तो यहाँ पर भी A1 ही आएगा, ठीक है। प्लस प्लस भी उसी तरह से चलता आ रहा है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ रहा है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है। अब जितना नंबर यहाँ पे उससे एक नंबर कम इधर है, जितना नंबर यहाँ पे उससे एक नंबर कम इधर है। यहाँ 5 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 है। तो इस चीज़ को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ पे लिखा उससे एक कम यहाँ पे लिख देंगे n-1, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी के साथ। अब फिर से कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे डी के साथ 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे डी के साथ 2 है, इसी तरह यहाँ पे 6 है तो डी के साथ यहाँ पे 5 है। मतलब जितना नंबर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में है उससे एक नंबर कम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैंने n लिखा है तो यहाँ पर n-1 लिखूँगा, मतलब ये कि n में से एक निकाल के यहाँ पे लिखूँगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी के साथ। तो इस चीज़ को हम जनरल टर्म कहते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह याद कर लेना है, पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस चीज़ का यूज़ होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपकी इसको डेरिवेशन समझ आ गई हो कि किस तरह से हमने इसको ड्राइव किया। तो अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने पिछली एग्जांपल करनी है जिसकी स्टेटमेंट अभी मैंने लिखी थी, ये क्वेश्चन। इसमें A1 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, AN फाइंड करना है और A12 फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A1 इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 3, AN फाइंड करना है, A12 फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इस तरह का सवाल हो तो सबसे पहले हम जनरल टर्म फाइंड करते हैं। इन चीज़ों को यूज़, ये जनरल टर्म हमारे पास इस तरह से है। जनरल टर्म को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक A1 चाहिए होता है और एक D चाहिए होगा। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं यहाँ पर, A1 और D। तो इसमें हम फार्मूला जनरल टर्म को यूज़ करते हुए
हम ये दोनों नंबर्स को यूज़ करते हुए जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन डी। तो a1 और d की वैल्यू यहाँ से हम लगाएंगे तो an इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस वन डी की जगह पे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा 2 प्लस n माइनस वन 3। ठीक है, ये हमारे पास जनरल टर्म आ जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये जो एग्जांपल हमने ली थी इस एग्जांपल के लिए ये हमारे पास जनरल टर्म आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है कि A12 फाइंड करें। तो जनरल टर्म अगर हमारे पास आ जाए तो हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं सीक्वेंस में। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, n की जगह पे 12 लिख देना है, तो A12 आ जाएगा। फॉर 12th टर्म n इज इक्वल टू 12। तो ये जनरल टर्म में हम n की जगह पे 12 लिख देंगे। A12 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 12 माइनस 1। तो यहाँ पे 2 जमा 12 में से 1 निकाला 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई 33, तो ये 35 हो जाए। तो A12 जो है वो 35 आ जाएगा। तो इस तरह से इस जनरल फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन की सोल्व कर लिया। इसमें जनरल टर्म फाइंड कर दी और उसने जो टर्म की कही थी वो भी हमने फाइंड कर ली। तो एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। A1 हमें दिया गया, A1 हमारे पास 5 है और कंसेक्टिव 3 टर्म दी गई हैं। अब हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है, किस प्लेस पे आती हैं, सिर्फ उसने ये बताया है कि ये कंसेक्टिव टर्म है। ठीक है, तो फाइंड हमने क्या करना है जी, फर्स्ट 4 टर्म, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, ये डेटा हमें दिया गया, इस डेटा को यूज़ करते हुए हमने जनरल टर्म भी फाइंड करनी है और फर्स्ट 4 टर्म भी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन डी। ये मैंने फार्मूला लिखा है जनरल टर्म के लिए। तो ये A1 हमारे पास 5 मौजूद है। तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि कॉमन डिफरेंस जो है वो डी फाइंड करने के लिए हम कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे उसने 3 कंसेक्टिव टर्म दी हैं, इसमें से कोई सी 2 टर्म लेनी है और उसमें से बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर देनी। तो डी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कोई सी 2 टर्म लेके उसको डिफरेंस लेंगे। तो 29 माइनस 26 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हुए डी हमारे पास 3 आ गया और A1 हमें दिया गया था। तो जनरल टर्म फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें ही चाहिए होती हैं, A1 और D। तो A1 और D को यूज़ करते हुए इस फार्मूले में पुट करते हैं और जनरल टर्म फाइंड करते हैं। तो an इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस वन। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया, जनरल सीक्वेंस की टर्म आ गई। तो अब हमने क्या करना है जी, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। तो n की जगह पे 1 2 3 4 लगा दें और फर्स्ट 4 टर्म आ जाएंगे। तो A1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 1 माइनस वन, तो ये 5 ही आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये A1 यहाँ पे भी वही आ रहा है जो दिया गया था, वो भी वही है। तो A2 हमारे पास n की जगह पे 2 लगा देंगे। तो 5 प्लस 3 इंटू 2 माइनस वन, 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। और A3 हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी, n की जगह पे 3 लगाने के बाद प्लस 3 3 माइनस वन, 5 प्लस 6 ये 11 आ जाएगा। और फोर्थ टर्म आ जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 3 4 माइनस वन, 5 प्लस ये 3 आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म आ गई 5 8 11 और 14 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है जिसका डेटा हमें यहाँ पे दिया गया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अटैच कर रहा हूँ, आपने वो सिंप्लीफाई करने हैं। जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।